औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स। बेटा हमारा नॉन प्रॉफिट का चैप्टर चल रहा था और एक क्वेश्चन हमने किया था 2007 मैंने आपको करा दिया था और 2004 मैंने आपको करने को दिया था। 2004 2007 की तरह ही था, बस उसमें वैल्यूज़ हाफ थी, बाकी सब कुछ वही था। अगर आपको वो करने में मुश्किल हुई हो, स्टिल आपका वो क्वेश्चन पेंडिंग में हो, तो आप उसको 2007 की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी आप लोगों की इसकी कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किलात भी आ रही होंगी। तो आइए आज हम एक फिर क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपके इंशाल्लाह मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नाउ इट्स टाइम टू डू 2009 क्वेश्चन नंबर 7। A summary of cash receipts and payments of Abdul Hadi Sports Club for the year ended December 31st 2008 is given below। बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्वेश्चन के अंदर किस साल में खड़े हुए हैं, ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे लिए रेलेवेंट ईयर कौन सा है और इररेलेवेंट ईयर कौन सा है। तो चूँकि हम क्वेश्चन में 2008 में खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो 2008 है और जो इररेलेवेंट है वो 2008 से पीछे यानी 2007 है और 2008 से आगे यानी 2009 है। अच्छा, अब आपको ये बात भी मालूम है कि रिसिप्ट साइड पे जो कुछ भी होता है सिवाय ओपनिंग बैलेंस के, वो हमारी इनकम होती है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि इनके पास पहले से कैश का इतना ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस तो जो है उसको छोड़ दीजिए और उसके अलावा आपके पास जितना भी रिसिप्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो सब का सब हमारे लिए क्या है, इनकम है यानी रेवेन्यू है। फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2008। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में कि क्वेश्चन के अंदर इनकम इस साइड पे मिलेगी, लेकिन हम सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे। आपको एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में उस साइड पे मिलेंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे। तो आ जाइए अब क्वेश्चन को बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पेंसिल से इसी में मार्क कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है बैलेंस जनवरी 1, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। फिलहाल ओपनिंग बैलेंस का कोई काम नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस का काम होगा, लेकिन उसका भी फिलहाल काम नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो पेमेंट साइड पे हमें पिछले दो क्वेश्चन में तो क्लोजिंग बैलेंस नज़र आ रहा था, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी नज़र नहीं आ रहा। तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस ना हो तो आपने क्या करना है। फिलहाल हमारे पास जो पैसे आए वो दो तरीके से आए। एक तो हमने एक मैचेस के ज़रिए कलेक्शन की, हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, हमने कुछ मैचेस कराए होंगे, उस मैचेस की एंट्री फीस ली होगी, तो उस एंट्री फीस से हमें पैसे मिले, यानी कलेक्शन फ्रॉम मैचेस 12,37,500। और इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। हमने जो है कुछ स्टॉल्स लगाए थे, जो भी तमाशाई आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने उस स्टॉल से रिफ्रेशमेंट्स की चीज़ें परचेज़ की, तो उस पर हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये दो हमारी इनकम है। और चूंकि इसमें कोई सब्सक्रिप्शन या इंटरेस्ट टाइप की इनकम नहीं है, तो वो जो मैंने आपको इनकम की एक कंपुटेशन याद करवाई थी इनकम की और एक्सपेंडिचर की, तो इनकम की तो यहाँ पे दोनों में से किसी में भी नहीं होगी, क्योंकि अमूमन इनकम की जो कंपुटेशन होती है वो सब्सक्रिप्शन या इंटरेस्ट होता है तो होती है, वरना नहीं होती। तो नीदर वी हैव सब्सक्रिप्शन नॉर वी हैव इंटरेस्ट। तो हमारे पास जो इनकम है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। मज़ीद तसल्ली के लिए आप अपनी एडजस्टमेंट में जाके देख सकते हैं, इनकम से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनकम साइड है वो बहुत सिंपल है। तो ये आपने जाके लिख दिया इनकम में कलेक्शन फ्रॉम मैचेस 12,37,500 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट वो कितनी है, 2,36,250, 2,36,250। तो इनकम तो हमारी बहुत सिंपल थी, बड़ी आसानी से हमने लिख दी, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी।
बट ऑन द अदर हैंड पेमेंट साइड पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक एसेट और एक एक्सपेंस। फिलहाल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंसेस लिखते हैं, एसेट को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट्स को हम वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल आप पेंसिल अपने हाथ में रखिए और मैं 1 बाय 1 पढ़ रहा हूँ। जो आपको एसेट लगे उस पर ए लिख दीजिए, जो आपको एक्सपेंस लगे उस पर ई लिख दीजिए। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एसेट, स्टेडियम रेंट यानी रेंट एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है, सेक्रेटरी एक्सपेंस है, इक्विपमेंट रिपेयर एक्सपेंस है, ग्राउंडमैन वेजेस एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो बजाय हमारे पास यहाँ पे पेमेंट साइड पे सिर्फ एक ही एसिड है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट एसिड है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं। बट इन एक्सपेंसेस में से एक एक्सपेंस आपका एडिशनल डाटा में भी है, वो है डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन इक्विपमेंट पर है 20% पर एनम। तो यह आज से पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आया, तो उसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आपको पेमेंट साइड पे दिए हुए हैं उनमें से दो एक्सपेंसेस की यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है, एक रेंट की और एक प्रिंटिंग चार्जेस की। तो आइए हम इसके 1 बाय 1 एक्सपेंसेस देखते हैं। सबसे पहले है स्टेडियम रेंट यानी रेंट एक्सपेंस, और ये रेंट एक्सपेंस आपको ऊपर नज़र आ रहा है 2,25,000, जबकि नीचे अगर आप देखें तो आपको एडजस्टमेंट नंबर सी में नज़र आ रहा है प्रीपेड रेंट। अच्छा, एक्सपेंस की वही एक कंपुटेशन है जो मैंने आपको लिखवाई थी। कौन सी थी? एडजस्टमेंट में प्रीपेड है तो माइनस करेंगे, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे। तो रेंट सिर्फ प्रीपेड है तो खाली माइनस कर दीजिए आप। तो ये लीजिए, इसकी आप वर्किंग शो कर दीजिए यहाँ पे। एक्चुअल रेंट एक्सपेंस क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे हम सबसे पहले रेंट एक्सपेंस कितना पे किया है हमने, 2,25,000। इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड रेंट विच इज़ 45। अब इस प्रीपेड को जहन में रखिएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें इसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम वहाँ पे जाके लिखेंगे। तो ये आ गया एक्चुअल रेंट एक्सपेंस, और ये आप गए और वहाँ पे जाके लिख दिया आपने 1,80,000। फिर इसके बाद दूसरा एक्सपेंस है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसकी भी एडजस्टमेंट हो रही है, और नीचे वो है आपको आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस। तो अगेन आपको इसकी भी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। एक्चुअल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 48,750। और फॉर्मूले के मुताबिक प्रीपेड माइनस होता है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। तो हमारे पास इसका प्रीपेड तो नहीं है, इसका सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम प्लस कर देंगे। दैट इज आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विच इज 24,750। चलिए अब इसकी भी कर लेते हैं टोटलिंग। $73,500। That is actual प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, बाकी और किसी की भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है तो बाकियों को हम ऐसे ही लिख देंगे, जैसा कि सेक्रेटरी एक्सपेंस कितना? 1,08,000। इक्विपमेंट रिपेयर यानी रिपेयर एक्सपेंस 34,500।
और फिर वेजेस, ग्राउंडमेंट वेजेस 3,90,000 और फिर मिसलिनियस एक्सपेंस विच इज 49,500। एक एक्सपेंस और है जो कि नीचे एडजस्टमेंट में पड़ा हुआ है, वो है डेप्रिसिएशन। उसकी हमें यहाँ पे वर्किंग पहले शो करनी होगी। तो अब आ जाइए इसकी वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तमाम फिक्स टेंजिबल एसेट पे सिवाय लैंड के। तो लैंड को छोड़ दीजिए, तो बाकी के हम तमाम एसेट्स पे ले लेंगे। और दूसरी बात ये कि जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लेंगे अगर वो दोनों साइड पर हैं तो दोनों साइड मिला के लेंगे, यानी बिगिनिंग में भी है और परचेज भी क्या है, तो दोनों को पहले प्लस कर लेंगे फिर परसेंटेज लगाएंगे। और अगर दोनों में से किसी एक साइड पर है तो सिर्फ वहीं से उठा लेंगे। जैसा कि मुझे इक्विपमेंट दोनों साइड पे नज़र आ रहा है, देखिए इक्विपमेंट आपको सबसे पहले नीचे नज़र आ रहा है, बल्कि सिर्फ इक्विपमेंट ही है जो दोनों साइड पर है। इक्विपमेंट है आपके पास नीचे 375, जबकि ऊपर आपके पास इक्विपमेंट है 93,750। तो ये लिखा आपने इक्विपमेंट 3,75,000 प्लस 93,750, तो ये कितना बन जाएगा 4 लाख 4,68,750। इसका आप ले लेंगे कितना 20%। 4,68,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4,68,750 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो इत्तफाक है कि यही वाला आंसर आ गया 93,750। और अब आप यहाँ गए और जाके लिखा आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 93,750, थोड़ा सा छोटा बन गया ये। अच्छा, अब जब आपके तमाम इनकम और एक्सपेंडिचर्स मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि हमारे इनकम ज़्यादा हैं या एक्सपेंस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हम पहले इनकम को टोटल करेंगे और फिर एक्सपेंस साइड पे सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो हम एक्सपेंस को टोटल करेंगे और फिर इनकम साइड पे डेफिसिट आएगा। तो मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है 12,37,500। तो यही वाली अमाउंट हमारी, ये वाली साइड हमारी ग्रेटर है, दैट इज़ 12,37,500 प्लस 2,36,250। तो ये आ गया 14,73,750। तो ये आपने टोटल कर लिया 14,73,750। और अब आप इस साइड पर आके पहले करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स का टोटल, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो आइए एक्सपेंडिचर्स का टोटल करते हैं। 1,80,000 प्लस 73,500, 1,08,000, 34,500, 3,90,000, 49,500, 93,750। तो ये आ गया 9,29,250, 9,29,250। अब आप अपने इस टोटल रेवेन्यू में से, इनकम में से ये माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपका सरप्लस हो जाएगा। $5,44,500 ये लिखा आपने सरप्लस 5,44,500, और यही आपके टोटल में भी आ गया 14,73,750। सही है बेटा। अच्छा, अब आपके लिए चैलेंजिंग बात यह है कि आपने जो चीज़ें भी यहाँ पे लिखी है, अब आपने इसके दूसरे इम्पैक्ट को इसकी बैलेंस शीट में भी शो करना है। और अमूमन आपकी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हद तक तो ये क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिर ये थोड़ा
टिपिकल हो जाता है। तो नाउ इट्स अब्दुल आदी स्पोर्ट्स क्लब, बैलेंस शीट एज एट December 31st 2008। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैश, बट हमें इसमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखना होता है, और जब वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करने से पहले कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है, दैट इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इसका बहुत सिंपल तरीका है, जो आपकी रिसिप्ट साइड है वो सारी जमा कीजिए और इसमें से टोटल पेमेंट साइड माइनस कर दीजिए। तो ये आपकी रिसिप्ट साइड, पूरे क्वेश्चन में जितनी भी रिसिप्ट साइड है वो सब ऐड कर लीजिए इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। तो ये कितनी है, क्वेश्चन में जाके देखिए, 1,35,000 प्लस 12,37,500 प्लस 2,36,250, 2,36,250, तो ये आ गया 16,08,750, 16,08,750। अब हम इसमें से माइनस करेंगे इसकी टोटल पेमेंट, और क्वेश्चन के अंदर जो भी आपकी टोटल पेमेंट्स हैं दैट इज़ 93,750, 2,25,000, 48,750 प्लस 1,08,000, 34,500, 3,90,000 and 49,500, that is 9,49,500, 9,49,500। अब आप रिसीप्ट और पेमेंट को माइनस कर दीजिए, रिसीप्ट में से पेमेंट को, $6,59,250। तो ये हो गया आपका कैश बैलेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंशन तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज रिसीप्ट्स माइनस पेमेंट्स। तो ये आपने यहाँ पे लिखा एसेट्स में करंट एसेट। अच्छा बेटा, इस सवाल में बड़ी अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है जो हमें याद रखने पड़े, वरना मैंने आपको एक पूरी टाइमलाइन बनवाई थी इनकम में, क्योंकि इनकम में कहीं पर एडजस्टमेंट ही नहीं हुई, तो इनकम की जो पूरी टाइमलाइन थी जिसको हम बैलेंस शीट में जाके लिखते थे उसमें से एक भी आइटम नहीं है। तो ये आपके लिए आसान बात है। तो ये लिखा आपने कैश बैलेंस 6,59,250। अच्छा, अब कैश के बाद आता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल अमूमन नहीं होते सिवाय किसी इनकम के रिसीवेबल के, और वो है नहीं। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, मर्चेंडाइज, वो भी नहीं होती इसमें। और आज इसके बाद बारी आएगी प्रीपेड की। तो देखिए एक प्रीपेड था, दैट इज प्रीपेड रेंट, वो आप अपनी एडजस्टमेंट से जाके देख सकते हैं वो कितना था, 45,000। और इसके बाद मजीद हमारे पास कोई करंट एसेट नहीं है। तो ये आ गए आपके टोटल करंट एसेट्स, दैट इज 6,59,250 माइनस 45,000, 7,04,250, 7,04,250। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट में हमारे पास एक ही फिक्स एसेट है, लेकिन करना ये आपने कि उस फिक्स एसेट के भी पहले बिगनिंग और एंडिंग दोनों को ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास पहले से ऐड हुआ है 375 हमारे पास बिगनिंग में था, इतना हमने इक्विपमेंट मजीद परचेज किया, तो टोटल ये आंसर था। और फिर ये आंसर था, इसके बाद इसमें से हम ये माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन। तो ये लिखा आपने इक्विपमेंट टोटल है 4,00,000
68,750 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 93,750। तो ये आ गए आपके टोटल फिक्स्ड एसेट्स 4,68,750 माइनस 93,750, तो ये आ गया 3,75,000। और अब आप इन दोनों को कर लेंगे ऐड, और ये आ जाएंगे आपके टोटल एसेट्स, दैट इज 3,75,000 प्लस 7,04,250, 10,79,250, 10,79,250। And now it's time to report liabilities। अच्छा, लाइबिलिटी में हमारे पास अमूमन अकाउंट पेबल नहीं होता, और जो दूसरे पेबल होते हैं वो कोई एक्रूड या आउटस्टैंडिंग की शक्ल में होते हैं। तो देखिए ये मैंने लिखा था यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये बन जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल। हाउ मच? 24,750। और इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कोई लाइबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि और कोई अनएंड वगैरह नहीं है, कोई अगले साल की इनकम हमने पहले से नहीं ली हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि बस यही हमारी टोटल लाइबिलिटी है। तो उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉर्नर पे 24,750। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्यूमुलेटेड फंड। चलिए, अब एक्यूमुलेटेड फंड में सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। अब ये ओपनिंग बैलेंसेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। सम टाइम ये बहुत सारे भी होते हैं और सम टाइम ये चंद भी होते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने हैं? तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस तो आपको रिसिप्ट साइड पे नज़र आएगा, जो कि आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस है। सबसे आसान और सबसे वाजे तो वही है। तो हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है 40,850, और फिर इसके बाद एक और ओपनिंग बैलेंस है, वो है इक्विपमेंट का। जनवरी 1 में हमारे पास इक्विपमेंट था 3,75,000, तो ये लिख दिया आपने इक्विपमेंट 3,75,000। तो कितना बना इसका ओपनिंग बैलेंस? 40,850 प्लस 3,75,000, 4,15,850। ये आपने क्या है लिखा? 4,15,850। फिर आपने इसमें ऐड कर दिया सरप्लस, और वो सरप्लस कितना था? 5,44,500। दैट इज टोटल एक्यूमुलेटेड फंड। 4,15,850 प्लस 5,44,500, 9,60,350। एक मिनट, कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है? $4,15,850 और 5,44,500। सॉरी बेटा, ये एक मिस्टेक ही हुई है कि मैंने रिसीप्ट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का गलत लिख दिया। वो है 1,35,000, ये है 1,35,000। वो मैंने असल में इसके बराबर में भी एक क्वेश्चन है ना 2008, मैंने गलती से वो लिख दिया। चलिए दोबारा करते हैं। 1,35,000 प्लस 3,75,000, 5,10,000। ये लिखा आपने 5,10,000, तो ये बन जाएगा 10,54,000, 10,54,000
500 और अब आप इनको कर लेंगे ऐड, तो देखिए बराबर आ गया 10,79,250। दैट इज टोटल इक्विटीज। सही है जी। तो ये आपका एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको बैलेंस शीट बनाने में फिर भी थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके अंदर आपने सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है। जो बैलेंस शीट बनाना चाहे वेल एंड गुड बना ले, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सिर्फ इतना ही करके आ जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। 2003 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7B। 2003 प्राइवेट, वैसे तो पूछा ही इसमें खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें इसकी बैलेंस शीट तो बना लीजिएगा। 2003 प्राइवेट क्वेश्चन 7B। सही बेटा। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।